की रात जेल में आशाराम की तीसरी रात है। कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद जेल में आशाराम की आज की रात बड़ी बेचैनी से कटेगी। एक उम्मीद दिख रही थी जो टूट गई। आशाराम की बेचैनी का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि आज सुबह सुबह फैसला आने से पहले आशाराम बेहद बेचैन दिखे, सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की। अब क्या होगा, यकीन मानिए आशाराम इस वक्त जेल के बैरक में यही सोच रहे हैं। आसाराम के लिए उम्मीदों भरा ये दिन निराशा की शाम के साथ खत्म हो गया। दिन भर उन्हें जमानत की अर्जी पर फैसले का इंतजार था, लेकिन 5:15 बजे जोधपुर की सेशंस कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। जितना भी पॉइंट हमने उठाए हैं वो पॉइंट सब कंसीडर करके उस जमानत याचिका को खारिज कर दी गई है। वहीं आसाराम के वकील ने अब हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है। ये तो एक लीगल प्रोसेस है, हाईकोर्ट में जाएंगे, निश्चित तौर पर हाईकोर्ट में जाएंगे। करीब 2.25 घंटे की बहस में सरकारी वकील ने कोर्ट में दलील दी कि अगर आसाराम को जमानत दी गई तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। आज ही आसाराम पर लगे आरोपों की जांच कर रही जोधपुर की एसीपी चंचल मिश्रा को रिश्वत की पेशकश किए जाने की खबर भी सामने आई। यही नहीं, डीसीपी अजय पाल लांबा को धमकी भरा फैक्स आने की बात भी सुर्खियों में रही। सरकारी वकील ने इसका जिक्र जमानत अर्जी के विरोध के दौरान किया। अर्जी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक वकील आसाराम से मिलने जोधपुर जेल पहुंचे। उन्होंने उससे आगे की कानूनी उपायों पर बात की। जेल का ऑर्डर मिलने के बाद जो भी उचित होगा वो हम फाइल करेंगे। जेल में पिछले 2 रातों से आसाराम को अच्छी नींद नहीं आई थी। आज की रात उनके लिए पहले से भी ज्यादा मुश्किल भरी होगी। ललित मोहन और मनोज वर्मा के साथ रवि शर्मा, जोधपुर, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि जोधपुर पुलिस ने आशाराम के सेवादार शिवा को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर मांगा था, क्योंकि उसे यकीन है कि शिवा बहुत कुछ जानता है। अदालत ने शिवा को 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। सूत्रों का कहना है कि अब तक की तफ्तीश में पुलिस को आशाराम की एक सीडी के बारे में पता चला है, जिसकी तलाश में जोधपुर पुलिस की टीम अहमदाबाद भेजी जा रही है। पुलिस को आसाराम के रसोइये प्रकाश और छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन शिल्पी और संचिता की भी तलाश है। पुलिस को यकीन है कि नाबालिग से रेप के सह आरोपियों से पूछताछ के बाद आसाराम के खिलाफ केस और मजबूत हो जाएगा। आसाराम के खिलाफ संत समाज की अगुवाई करने वाले अखाड़ा परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। परिषद की मांग है कि आसाराम ने संत का चोला ओढ़कर लोगों को धोखा दिया है, इसलिए अब कोई उन्हें संत न कहे, इससे साधु समाज की बदनामी होगी। आसाराम के खिलाफ संत समाज ने अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है। इलाहाबाद में अलग अलग अखाड़ों के कई संत उन पर खुलकर बरसे। वो अपने को संत नहीं लगावे, इसलिए कि वह लोग गलत काम वो लोग करते हैं, दुष्कर्म वो लोग करते हैं, बदनाम सभी संत होते हैं। आसाराम पर भरोसा करने से आहत उनके भक्तों को भी संत समाज के लोग सलाह दे रहे हैं कि आंख मूंद कर किसी को गुरु मत बनाओ। ऐसे लोगों से भी अनुरोध है कि ऐसे नकली बाबाओं से सावधान रहें और भावुक ना होकर के धर्म को ऐसे बर्बाद न करें। हरिद्वार के अखाड़ों के साधु भी आसाराम को किसी भी रूप में संत मानने को तैयार नहीं। नाचना, कूदना, करना, धरना, ठूम के उनकी सजावट देखी, उनके पोस्टर देखे अपने, जैसे दूल्हा बन के अभी ब्याह रचाने के लिए जा रहा है। ऐसे आदमी को आप संत कहो। ये तो हुई बात संतों की। उधर आसाराम, जिन संत लीला शाह के खुद को शिष्य बताते हैं, उनके नैनीताल आश्रम से जुड़े लोग आसाराम की पोल खोल रहे हैं। लीला शाह महाराज ने कहा, एकदम सादे की फकीरी का मतलब ठहरा साधना, सादगी में रहो, राजसी तामसी वस्त्र न पहनो, ये कहा गया। यानी आसाराम अपने गुरु का भरोसा भी नहीं जीत पाए थे। उन्होंने भी आसाराम को कई बार उनकी अय्याशी भरे जीवन के लिए फटकारा था, लेकिन वो संभल नहीं सके। नतीजा ये हुआ कि आज संत समाज आसाराम की वजह से खुद को अपमानित महसूस कर रहा है। नैनीताल से दीवान सिंह बिष्ट और इलाहाबाद से संदीप तिवारी के साथ धर्मेंद्र चौधरी, हरिद्वार, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि साधु संतों को सबसे ज्यादा लगाव अपने चरित्र से होता है और आसाराम के चरित्र पर ही दाग लगा है। ऐसे में साधु संतों को महसूस हो रहा है कि अगर आसाराम को संत कहा गया तो पूरे संत समाज पर कलंक लगेगा। वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, इसीलिए अखाड़ा परिषद को आसाराम को संत कहे जाने पर ऐतराज है। आसाराम किस पंथ के संत हैं ये भी पता नहीं। गृहस्थ भी संत होते हैं, लेकिन आसाराम संतों के लिए जरूरी कायदों और कानून की परवाह नहीं करते।
वो कुंभ में खुद को भगवान बताकर मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। उनके संतों के बीच अगर स्वीकार्यता नहीं है तो इसकी ठोस वजह है और इसे गलत नहीं कहा जा सकता। नरेंद्र मोदी को बीजेपी का चेहरा बनाने के लिए संघ पूरी मेहनत कर रहा है। इस सिलसिले में आरएसएस के दिल्ली मुख्यालय में आज बीजेपी के लिहाज से एक खास बैठक हुई। इसमें भागवत के साथ सुरेश सोनी भी शामिल थे। दिल्ली के झंडेवालान के केशव कुंज में एक अहम मीटिंग हुई। यहां मौजूद थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उनके सामने बैठे थे बीजेपी नेता कल्याण सिंह। मसला नरेंद्र मोदी से जुड़ा था और इस मीटिंग का एजेंडा लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मोदी के प्रचार और प्रधानमंत्री पद के लिए उनके नाम के ऐलान से जुड़ा था। कल्याण सिंह के साथ मोहन भागवत की ये बातचीत करीब 40 मिनट तक चली। इस दौरान इन दोनों के साथ संघ के सह सरकार्यवाहक सुरेश सोनी भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में बीजेपी को आम चुनाव में अपने दम पर 272 सीटें हासिल करने के लिए कल्याण से किसी कारगर फार्मूले के बारे में पूछा गया। एक तरफ दिल्ली में संघ के नेता मोदी का रास्ता साफ करने के लिए होमवर्क में जुटे थे, तो दूसरी तरफ भोपाल में बीजेपी के महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के नेता मोदी के नाम का जल्द ऐलान करने की मांग करते दिखे। भारतीय जनता पार्टी को एनडीए की सरकार बनानी है तो उम्मीदवार की घोषणा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मोदी जी से बहुत आस है, इस राष्ट्र के लोगों को भी बहुत आस है। अरुण जेटली की लीक पर आगे बढ़कर मोदी को खुलकर मैदान में उतारने की मांग लगातार तेज होती जा रही है, लेकिन आरएसएस इस पर अपने पत्ते खोलने को फिलहाल तैयार नहीं। भोपाल से राकेश अग्निहोत्री और दिल्ली से यतेंद्र शर्मा के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि संघ नहीं चाहता कि अभी मोदी के नाम का ऐलान किया जाए। आरएसएस इस वक्त मोदी को मजबूत नेता के रूप में पेश करना चाहता है। संघ की रणनीति है कि मोदी के करिश्मे का यूपी में पूरा इस्तेमाल हो और बीजेपी अपने मिशन 272 के आंकड़े का कम से कम 15% यानी 40 के करीब सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश से जीते। मोदी का मिशन यूपी में बड़ी कामयाबी के बिना अधूरा रहेगा, जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। फर्जी मुठभेड़ के मामले में गुजरात के आईपीएस अफसर डीजी बंजारा की चिट्ठी पर नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध ली है। बचाव में उतरी बीजेपी ने बंजारा की चिट्ठी को कांग्रेस की साजिश बताया है, लेकिन ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है कि हर मामले में कूद पड़ने वाले मोदी इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? पिछले 5 साल में पहली बार, और वो खबर ये है कि मौन मोहन सिंह जी ने ऊना में आकर के मौन तोड़ा। 31 अक्टूबर 2012 को हिमाचल प्रदेश के ऊना में नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कहा था। अब ये सवाल मोदी से पूछा जा रहा है कि आखिर अपने ही चहेते डीआईजी डीजी बंजारा की चिट्ठी पर वो खुद नरेंद्र मौन मोदी क्यों बन गए? मोदी की सिर्फ जुबान ही बंद नहीं हुई, उनके ट्वीट पर भी ताला लग गया है। इस पर कांग्रेस ने मोदी पर हमला तेज कर दिया है। जो खुलासे किए हैं उसके बाद नरेंद्र मोदी को इन बातों का जवाब देना जरूरी हो गया। अब बीजेपी नेताओं को मोदी के लिए बैटिंग करनी पड़ रही है। ये कोई नई बात तो है नहीं जो हमारे सामने आई है। बाकी ये मामला तहकीकात का है, सामने जाएगा, देखा जाएगा। यह उनके व्यक्तिगत राय है और किसने उनके ऊपर दबाव डालाकर यह राय निकलवाया है। नरेंद्र मोदी कहाँ से आए इसमें? ये कुछ लोग नरेंद्र मोदी फोबिया से सफर कर रहे हैं। हम लोग क्या करें? कांग्रेस वाले सुबह शाम को रात को भी नरेंद्र मोदी उनका नींद में आ रहे, नरेंद्र मोदी मोदी मोदी। डीजी बंजारा ने कल डीआईजी पद से त्याग पत्र देते हुए नरेंद्र मोदी को अपना भगवान कहा था और लिखा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले अधिकारों को बचाने में वो आखिरकार नाकाम रहे। जो उन्हें समझा था वो निकले कुछ और। हालांकि आज नरेंद्र मोदी सरकार ने बंजारा के त्याग पत्र को स्वीकार नहीं कर ये संकेत दिया है कि वो उनके साथ है। दिल्ली से राकेश कुमार सिंह के साथ अरविंद शर्मा, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि गुजरात के डीआईजी डीजी बंजारा अपने गुरु आशाराम के जेल जाने से बेहद दुखी हैं। वो इस बात से बेहद खफा हैं कि आशाराम के बचाव में नरेंद्र मोदी आगे नहीं आए। उन्होंने अपने करीबियों से यहाँ तक कहा कि मेरे भगवान यानी नरेंद्र मोदी मेरे गुरु यानी आशाराम को नहीं बचा पाए, इसीलिए मैं टूट चुका हूँ। बंजारा का मौजूदा गुस्सा इसी बात को लेकर है। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी की इस मुद्दे पर खामोशी की कई दूसरी वजह बताई जा रही हैं। उनके एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने बंजारा को सपोर्ट
नहीं किया तो लोग कहेंगे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं, और दूसरी तरफ वे अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकते। आज गुजरात विधानसभा सचिवालय में सत्यनारायण कथा हुई। यह पूजा विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों की ओर से की गई और इसमें मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा आरती कर रहे हैं। सत्यनारायण की पूजा जब होती है तो उसका समापन आरती के साथ होता है और ये कहा जाता है कि जो दोष चल रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियां चल रही हैं, उसको दूर करने के लिए सत्यनारायण की पूजा अगर करी जाए तो सबका मंगल और कल्याण होगा। लेकिन वाकई मोदी इस वक्त घिरे हुए तो हैं, एक तरफ कांग्रेस से तो दूसरी तरफ वंजारा से। अंदर की बात यह है कि आमतौर पर भगवान सत्यनारायण की कथा सुख, शांति और मनोकामना पूरी करने के लिए की जाती है। मोदी के यहाँ आजकल सब कुछ गड़बड़ है। सुख और शांति डीजी वंजारा के विस्फोटक बयान ने छीन ली है। दूसरी तरफ बीजेपी मोदी के नाम पर कोई बड़ा ऐलान करने की मनोकामना भी पूरी नहीं हो पा रही है। दिल्ली में 8 और 9 सितंबर को संघ और बीजेपी की बड़ी अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मोदी के भविष्य पर बड़ा फैसला लिए जाने की उम्मीद है। भगवान सत्यनारायण की पूजा मोदी ने दोनों लिहाज से की होगी। बंजारा के बवाल से पीछा छूटे और बीजेपी उनके नाम का बड़ा ऐलान करे। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में कांग्रेस ने चुनाव समिति की कमान सौंपी है। ये दिग्विजय सिंह के लिए झटका माना जा रहा है। साफ लग रहा है कि दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने बिना कहे मध्य प्रदेश से एक बार फिर वनवास सा दे दिया है। ज्यों ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी अभियान समिति की कमान सौंपने का ऐलान हुआ, उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। सियासी हल्के में इसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले दिग्विजय सिंह की हार के रूप में देखा जा रहा है। भले ही दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के बेहद करीबी कहे जाते हों, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से दो हाथ करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ कमान सौंपने से यह साफ हो जाता है कि दिग्विजय पर कांग्रेस दांव लगाने को तैयार नहीं। वजह है शिवराज सिंह चौहान की चुनावी बिसात पर चली गई वो चाल, जिसमें वो बार बार दिग्विजय सिंह के 10 साल के राज से अपने 10 साल के शासन की तुलना कर रहे हैं। दूसरी वजह गुटबाजी भी है, लेकिन कांग्रेस इससे इनकार कर रही है। परिवर्तन की लहर है और हम सब नेताओं में पूरा समन्वय है, कोई मतभेद नहीं है। बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है और लोगों ने कांग्रेस का शासन देखा है, सालों से देखा है, तो आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता इसका ठीक जवाब देगी। पूरे मामले पर दिग्विजय सिंह अब तक खामोश है। हर बार दिग्विजय सिंह ये बोलते आए हैं कि मध्य प्रदेश राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है और वो विधानसभा टिकट के बंटवारे से भी दूर रहेंगे। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सामने आया तो दिग्विजय सिंह खामोश हो गए। क्या ये माना जाए कि दिग्विजय सिंह नाराज हैं? राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अंदर की बात यह है कि दिग्विजय सिंह यानी दिग्गी राजा इस तरह की कैंपेन कमेटी बनाए जाने का विरोध करके चिट्ठी लिख चुके हैं। दिग्गी राजा मध्य प्रदेश में अगर किसी को सख्त नापसंद करते हैं तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस कभी सीएम का नाम पहले से घोषित नहीं करती। इस लिहाज से ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव समिति का प्रमुख बनाने से साफ है कि डमी सीएम उम्मीदवार के रूप में पार्टी उन्हें कुछ हद तक प्रोजेक्ट कर रही है। ज्योतिरादित्य युवा हैं और उनकी छवि एक दूरदर्शी और बेदाग नेता की है। इसी वजह से कांग्रेस ने उन्हें आगे किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस बार जो नया ढांचा बना है उससे साफ है कि राज्य की कांग्रेस राजनीति से दिग्विजय का एक छत्र राज्य खत्म हो चुका है। देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले से आज केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने दागी नेताओं के लिए राहत मांगने वाली सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी, लेकिन दागी नेताओं के लिए दूसरे इंतजाम के रास्ते खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि 10 जुलाई का उसका फैसला बरकरार रहेगा, यानी किसी अपराध में दोषी करार दिए जाने और 2 साल की सजा होने पर सांसद और विधायक की सदस्यता तुरंत रद्द होगी और उसकी कुर्सी चली जाएगी। जो सजा याफ्ता सांसद और विधायक, उनके लिए जो पुनर्विचार याचिका डाली गई थी उसको रद्द कर दिया। क्या जेल या हवालात में बंद कोई शख्स चुनाव लड़ सकता है? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के अपने ऐतिहासिक फैसले में दागी नेताओं पर लगाम कसी थी। इस फैसले का आम जनता ने तो स्वागत किया,
लेकिन ये फैसला नेताओं की जमात को पसंद नहीं आया। अमूमन हंगामा खड़ा करने और एक दूसरे पर कीचड़ उछालते नेता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एकजुट हो गए। सर्वदलीय बैठक में फैसले को चुनौती दिए जाने पर मुहर लगाई गई। यहाँ तक कि जेल से चुनाव लड़ने पर रोक हटाए जाने को लेकर सरकार ने आनन फानन में जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन का बिल भी राज्यसभा में पेश कर पास भी करा लिया। अगर कोई भी नेता 2 साल से ज्यादा किसी मामले में अगर उसको सजा होती है तो उसी दिन उसकी सदस्यता चली जाएगी, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो। इस फैसले से लालू यादव, कनिमोझी, शिबू सोरेन समेत सैकड़ों दागी नेताओं का करियर दांव पर है। दूसरी तरफ सरकार के पास संविधान में संशोधन के अलावा कोई खास कानूनी विकल्प नहीं। आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को ज्यादातर पार्टियां चुनाव जिताऊ मानती है, इसीलिए दागियों के संरक्षण के लिए पहले ही संसद में बिल पेश किया जा चुका है। दरअसल सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ की पार्टियों को पता था कि सुप्रीम कोर्ट से जेल में बंद नेताओं को चुनाव लड़ने की छूट नहीं मिलने वाली। अब संसद में सभी पार्टियां मिलजुल कर कानून बनाने जा रही हैं। इस बात का ख्याल हर किसी को है कि अगर कल को जेल जाने की नौबत आई तो कम से कम चुनाव लड़ने का रास्ता तो खुला रहे। दिल्ली में बीजेपी का वनवास कैसे खत्म होगा, इस सवाल पर दिल्ली में बीजेपी के नेताओं ने घंटों माथापच्ची की। बैठक के बाद दिल्ली में जीत के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन सिरदर्द बन चुकी गुटबाजी का इलाज कैसे होगा, इस पर कोई बीजेपी नेता मुंह नहीं खोल रहा। दोपहर 3 बजे दिल्ली बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू हुई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 7 घंटों तक ये बैठक लगातार चलती रहेगी। रात 10 बजे बीजेपी के नेता बाहर आए तो चेहरे थके हुए थे, लेकिन इरादे साफ थे। अब 15 साल का वनवास खत्म करना है। जनता को गुमराह करके जो अन्याय उन्होंने किया है, 15 साल में जो काम नहीं किए हैं, 15 साल में जो शासन ठीक नहीं दिया है, उसको ढक लेगा, ऐसा संभव नहीं है। कांग्रेस के लोक लुभावने नारों के जवाब में बीजेपी ने बूथ मैनेजमेंट पर ज्यादा जोर देने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि वे नीचे बूथ लेवल तक जाएंगे, एक बूथ कमेटीज की मीटिंग होंगी। बैठक की अगुवाई खुद नितिन गडकरी ने की। विजय गोयल, नवजोत सिंह सिद्धू, लाल समेत कई बड़े नेता बैठक में शामिल थे। पार्टी में आपसी गुटबाजी पर भी चर्चा हुई, लेकिन नेता बाहर आए तो कहा अब सब ठीक है। दिल्ली विधानसभा में जीत को गडकरी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना चुके हैं, इसलिए वो लगातार दिल्ली बीजेपी के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि बीजेपी को यह डर सता रहा है कि अगर उसके नेता एकजुट नहीं हुए तो फिर शीला दीक्षित सरकार की वापसी हो सकती है। दिल्ली के चुनावी दंगल का ऐलान होने से पहले ही बीजेपी के दिग्गज नितिन गडकरी की इज्जत दांव पर लग चुकी है। दिल्ली बीजेपी में गुटबाजी कंट्रोल से बाहर है, इसीलिए गडकरी को चुनाव अभियान की कमान सौंपी गई। दिल्ली के नेताओं ने पहली ही बैठक में साफ कर दिया कि उन्हें विजय गोयल के तौर तरीके पसंद नहीं, जो पार्टी के दूसरे नेताओं को भाव नहीं देते। अब संकट ये है कि विजय गोयल को साइडलाइन किया गया तो जनता के बीच गलत संदेश जाएगा, इसीलिए मीटिंग करके आर्थिक मेहरा और हर्षवर्धन जैसे दिग्गज नेताओं को समझाया जा रहा है कि एकजुटता का प्रदर्शन करें ताकि चुनाव में फजीहत न हो। करेंसी नोट पर आज से रघुराम राजन की मुहर चलेगी। रघुराम राजन ने रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के तौर पर पदभार संभालते ही कबूल भी कर लिया कि औंधे मुंह गिरा रुपया और डावाडोल अर्थव्यवस्था को संभालना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। आरबीआई के नए गवर्नर रघुराम राजन को कुर्सी पर बैठते ही एहसास हो गया कि सिंहासन कांटों भरा है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती उस रुपए की कमजोरी है जिस पर आज से ही उन्हीं का नाम छपेगा। रुपए की सेहत सुधरने और अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौट आए, इसकी अग्नि परीक्षा रघुराम राजन को बहुत जल्द देनी होगी। रघुराम राजन जाने माने अर्थशास्त्री हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए काम कर चुके हैं और प्रधानमंत्री के प्रमुख आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं, इसलिए उन्हें अर्थशास्त्र के साथ साथ ये भी अच्छी तरह पता है कि चुनावी साल में सरकार अर्थनीति के नाम पर कोई कड़वी गोली जनता को नहीं खिलाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आरबीआई के नए गवर्नर चुनाव अर्थव्यवस्था के गणित में किस तरह तालमेल बिठाते हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई, इंडिया न्यूज।
अंदर की बात यह है कि रघुराम राजन को भी पता है कि उनके पास जादू की कोई छड़ी नहीं है जिसे हिलाकर वो अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आएंगे। वो अर्थशास्त्र के माहिर जरूर है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए यही योग्यता काफी होती तो फिर रुपए की सेहत और आर्थिक विकास दर का सत्यानाश होता ही नहीं। आखिर कौन नहीं जानता कि देश के प्रधानमंत्री जाने माने अर्थशास्त्री हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी अर्थशास्त्री हैं और खुद रघुराम राजन भी रिजर्व बैंक का गवर्नर बनने से पहले प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे। इसीलिए आरबीआई का गवर्नर बदलने से देश की दशा और दिशा बदल जाएगी, ऐसी उम्मीद पालना ठीक नहीं होगा। तो अंदर की बात में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।